हेलो बच्चों, सभी लोग कैसे हैं भाई? सभी लोग अच्छे से हैं? अच्छे से तैयारी चल रही है? अच्छे से तैयारी चल ही रही होगी। पर डे क्लास करेंगे तो भाई अच्छा नंबर लाएंगे ही, ठीक है। आज का देखिए, ये जो क्लास है, आज का ये क्लास आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 2024 के बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए आज के इस क्लास में देखिए हम क्या करने वाले, बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स के जो तैयारी है 3 फरवरी की। 3 फरवरी को सबका फिजिक्स का पेपर है, तो 3 फरवरी की ये तैयारी है भाई। किसकी? 3 फरवरी की। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, अध्याय 1 से लेके 14 तक, अध्याय नंबर 1 से लेके 14 तक, मतलब जितने भी आपके पूरे चैप्टर हैं फिजिक्स के, ठीक है, पूरे किताब से देखिए हम 2 मार्क के सभी क्वेश्चन, 2 नंबर वाले पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं जितना बताया जाएगा, तो आपको 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसके बाहर नहीं आने वाले हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूरे के पूरे इसी में से आएंगे भाई, ये कन्फर्म है, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है भाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करे तथा इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका मात्रक लिखना है, ये करना है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। आयतन घनत्व क्या होता है, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, इसका मात्रक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है, आप इससे क्या समझते हैं ये बताना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है ये बताना है हमको, कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है भाई, ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका यस आई मात्रक लिखे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, जो P होता है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2L, और उसका एसआई मात्रक लिखना है। इसके बाद देखिए अगला है, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्या दो समविभव सतहें एक दूसरे को काट सकती हैं? देखिए पहले बताना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो बल रेखाएं होती है, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं, और उसके बाद बताना है क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकता है कि नहीं काट सकता है। आगे देखिए, वैद्युत क्षेत्र की सतह और विभव के बीच संबंध स्थापित कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की सतह और विभव दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है। वैद्युत क्षेत्र की शायद तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या है, ई है, और भी, इसके बीच संबंध स्थापित करना है। क्या संबंध होगा? वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाइए क्यों। जो वायुमंडल है यह विद्युत का उदासीन नहीं होता है, मतलब इसमें भी विद्युत होता है, क्यों होता है ये समझाना है। अगला देखिए, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। चालक की धारिता क्या होता है, जो धारिता C होता है, C बराबर Q बाई V, इसका परिभाषा लिखना है, क्या आप समझते हैं इससे। C धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया जाता है, इसकी ऊर्जा क्या होगी, इसकी ऊर्जा कितनी होगी। देखिए धारिता C है, विभव भी है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऊर्जा क्या होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। अगर उन्हीं तीनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनकी परिणामी धारिता क्या होगी, उनकी परिणामी धारिता निकालिए, बताइए, ठीक है। 3 संधारित्र है, उसको जब श्रेणी क्रम में जोड़े तो 6 आ रहा है, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आएगा ये पूछ रहा है। आगे देखिए, बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए ए यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी की क्या करना है हमको, तुल्य धारिता बताना है कि टोटल कितना आएगा धारिता। आगे देखिए, विद्युतीय विभव का परिभाषा लिखिए। विद्युतीय विभव का परिभाषा क्या है भाई, विद्युत विभव का परिभाषा लिखना है। इसके बाद कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है ये बताना है, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। आगे देखिए, 3.4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों की तुलना कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों की तुलना करना है, कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार के 3 संयोजन को श्रेणी क्रम में, मतलब पहले देखिए 12 ओम के 4 प्रतिरोध है उसको क्या करते हैं हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, फिर जितना ओम आता है उसको क्या करते हैं 3 लेकर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, उस प्रकार के 3 संयोजन को। तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, इसका मतलब देखिए इस प्रकार रहेगा। देखिए 12 ओम का देखिए ऐसे रहेगा ना, देखिए यहां पर देखिए एक आ गया, देखिए 12 12 12 12, फिर यहां से देखिए ऐसे है, देखिए ठीक है, फिर देखिए यही आएगा, देखिए 12 12 और 12, फिर देखिए ऐसे ही रहेगा, ठीक है 4 12 12 12 का। तो इसका तुल्य बताना है कि कितना आएगा तुल्य, ये बताना है। इसके बाद देखिए थॉम्सन या सीबेक प्रभाव को लिखिए। थॉम्सन प्रभाव या सीबेक प्रभाव क्या होता है ये समझाना है, ठीक है। आगे प्रतिरोधकों के समांतर क्रम के संयोजन को समझाइए। प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट देखिए भाई, दिए गए परिपथ में चित्र दिया गया, देखिए इसमें ये आई है, देखिए यहाँ 7 है, 5 ओम है, 2 ओम है और ये कितना है भाई 3 ओम है। तो इसमें हमें आई का मान निकालना है, कितना होगा किरचॉफ के नियम से निकाल लेंगे। समझावे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ये बताना है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है, इसे हमें बताना है। नेक्स्ट देखिए, नारंगी और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड लिखिए। नारंगी और पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बताना है क्या होता है, ठीक है, कलर कोड क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, विभव मापी के 2 उपयोग को लिखिए। विभव मापी का 2 उपयोग क्या क्या है ये बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बायोसेवर्ट, सावर्ट नहीं सेवर्ट होगा, बायोसेवर्ट के नियम को लिखना है भाई, बायोसेवर्ट का क्या नियम होता है ये लिखना है। आगे देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है और लारेंज बल क्या होता है, लारेंज बल भी आपका इंपॉर्टेंट है, लारेंज बल क्या होता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आगे देखिए संट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। संट क्या है, संट के 2 उपयोग लिखना है। उसके बाद देखिए उद्गत ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में एक धनावेश कण को क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर बल की दिशा क्या होगी। देखिए इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है से बाहर की तरफ है, बोर्ड के बाहर, और इसके क्षैतिज में एक हम क्या कर रहे हैं धनावेश को फेंक रहे हैं, तो उस पर बल की दिशा किधर लगेगी। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चुंबकीय तत्व तो क्या है वो बताना है, 3 होते हैं। इसके बाद देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण लिखना है। प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है भाई, विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, आंशिक रूप से होता है, ये सब इसका गुण लिखना है। नेक्स्ट देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का उद्गत घटक क्या है, देखिए √3 गुना है, ठीक है। तो बताइए उस स्थान पर नमन कोण क्या होगा। देखिए जो BH है वो √3b भी है, तो हमको नमन कोण डेल्टा का मान ज्ञात करना है, क्या होगा tan डेल्टा बराबर हम जानते हैं BV बराबर क्या होता है BH होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विद्युत चुंबक तथा अस्थाई चुंबक के बीच, विद्युत चुंबक तथा अस्थाई चुंबक के बीच 2 अंतर बताना है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम, ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, इसकी विवेचना कीजिए। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम है यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसका विवेचना करना है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई चुंबकीय फ्लक्स के बीमा एवं एसआई मात्रक बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का बीमा क्या होता है और इसका एसआई मात्रक भी लिखना है, इसका एसआई मात्रक भी लिखना है। आगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम को लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का क्या नियम है, सीधे सीधे लेंज का नियम बताना है। आगे है चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा भी बताना है, उसका मात्रक भी लिखना है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अन्योन और स्व प्रेरण आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, भंवर धाराएं क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग दीजिए।
भंवर धारा क्या है और इसके दो अनुप्रयोग देना है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है, प्रतिघात क्या है और प्रतिबाधा क्या है, दोनों ये बताना है, ठीक है। माध्यमान तथा धारा के शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए। माध्यमान क्या होता है, शिखर मान क्या होता है, दोनों में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। एक देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 20 साइन 100 पाई टी है, ठीक है। इसमें भाई दिया नहीं है ना, देखिए इसमें ये रहेगा धारा का RMS मान होगा, धारा का RMS मान कितना होगा ये है, ठीक है क्वेश्चन, या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम कह सकते हैं मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है, धारा का RMS मान ज्ञात कीजिए। आगे देखिए धारा की आवृत्ति शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान निकालिए। धारा की आवृत्ति क्या होता है, शिखर मान क्या होता है, ठीक है, और उसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। फिर देखिए प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं, मतलब XL जो होता है, XL से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान एवं वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान और वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित कीजिए और विद्युत अनुनाद को समझाइए, जिसमें XL बराबर XC होता है, वो होता है विद्युत अनुनाद। इसको समझाना है, आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट देखिए धारितीय प्रतिघात को समझाइए। धारितीय प्रतिघात क्या होता है ये समझाना है, ठीक है, मतलब XC क्या है ये बताना है। उसके बाद देखिए चोक कुंडली अथवा मोटर प्रवर्तक के उपयोग समझाएं। चोक कुंडली क्या होता है और मोटर प्रवर्तक क्या होता है। आगे देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग बताइए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है ये बताना है। उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाइए। ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय क्या होता है ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों होता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड को हम परतदार क्यों बनाते हैं ये बताना है। और उसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है ये बताना है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। इसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण लिखिए। एक्स किरण के दो गुण लिखिए। एक्स किरण का कोई दो गुण लिखिए विशेषता, ठीक है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, अथवा देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है इसके शर्त। दोनों क्वेश्चन एक ही है, चाहे ये पूछेगा चाहे ये, दोनों एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। आगे देखिए प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, कैसे होता है, कितना मान होता है ये बताना है। उसके बाद देखिए क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्रांति कोण क्या होता है और अपवर्तनांक क्या होता है, संबंध स्थापित करना है। नेक्स्ट देखिए भाई दो पतले अभिसारी लेंसों की क्षमता +5 डायोप्टर और +4 डायोप्टर है। समअक्षीय रूप से एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, देखिए P1 बराबर है 5, तो F1 बराबर आ जाएगा 100 के बट्टा 5 कितना हो जाएगा 20। F2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 100 के बट्टा 4 कितना आ जाएगा भाई 25, ठीक है। और T बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है F का मान, फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। F का मान पूछ रहा है कि F बराबर क्या होगा, फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी। नेक्स्ट देखिए प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाना है कि उसमें क्या अंतर है। उसके बाद देखिए खतरे का संकेत लाल रंग का ही क्यों होता है, समझाइए। खतरे का जहां भी सिग्नल बनता है लाल रंग का बनाया जाता है, ऐसा क्यों होता है भाई, लाल रंग का ही होता है, इसको समझाना है, ठीक है। आगे देखिए दो पतले उत्तल लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर 2 डायोप्टर हैं, एक दूसरे से 20 सेमी, देखिए वही है, एक दूसरे से 20 सेमी। देखिए P1 बराबर 5 दे दिया है, P2 बराबर कितना दे दिया है 2 डायोप्टर। यहाँ से आप F1 F2 निकाल सकते हैं। फिर T का मान दे दिया है, D का मान 20, मोटाई D कितना है 20 सेमी, तो आपको निकाल लेना है फोकस दूरी।
आगे देखिए, क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा इसकी शर्तों को लिखिए। क्रांतिक कोण का क्या परिभाषा है और इसकी शर्त को लिखना है भाई, शर्त बताना है, ठीक है। आगे देखिए, माध्यम के अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य है। माध्यम के अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जो 7 रंगों में विभाजित होता है प्रिज्म द्वारा, उसको बताना है वर्ण विक्षेपण। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, पुतली या नेत्र तारा का बड़ा या छोटा होना जो होता है नेत्र का समंजन क्षमता, इसको स्पष्ट करके लिखना है। आगे देखिए, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता दोनों में क्या अंतर है ये बताना है, आवर्धन और आवर्धन क्षमता। समपोषी व्यतिकरण के 2 शर्त लिखना है। समपोषी व्यतिकरण जिसमें क्या होता है, तीव्रता अधिकतम होती है, वह समपोषी व्यतिकरण होता है, उसका क्या लिखना है भाई, कोई शर्त लिखना है 2-3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रूस्टर का प्रकाश के ध्रुवण का नियम लिखिए। जो ब्रूस्टर का नियम है कि n बराबर 10 IP, n बराबर 10 IP होता है, इसको नियम को लिखना है, क्या है नियम, ठीक है पूरा। इसके बाद देखिए, ब्रूस्टर का नियम देखिए आ गया ना, ब्रूस्टर का नियम बताइए, वही चीज है दोनों, ठीक है। आगे देखिए, पोलेराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखिए। पोलेराइड क्या है ये बताना है, फिर पोलेराइड के उपयोग को भी लिखना है कि इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश के विवर्तन से क्या आप क्या समझते हैं। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं ये बताना है कि विवर्तन क्या होता है, सिंपल सा ये है। निरोधी विभव क्या होता है, निरोधी विभव क्या होता है ये बताना है। फिर देहली आवृत्ति और कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं और कार्यफलन किसे कहते हैं ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा k का मान ये दे दिया है तो संवेग और डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, मतलब संवेग निकालना है p का मान कितना होगा और डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा का मान क्या होगा, दोनों ये पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, डी ब्रागली तरंग क्या है, इसका तरंग दैर्ध्य का व्यंजक लिखिए। डी ब्रागली तरंग क्या है, तरंग दैर्ध्य का व्यंजक लैम्डा बराबर h/p होता है या तो h/mv। ये क्या आ गया देखिए, ये देखिए आ गया इसका तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, और डी ब्रागली तरंग क्या है ये बताना है। नेक्स्ट देखिए, पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं, पाश्चन श्रेणी क्या होता है ये बताना है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन 75, बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं, बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। देखिए भाई, सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे मिलेगा ये हम बता रहे हैं, अभी लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन बताएंगे, अभी पहले ये देख लीजिए, ठीक है। देखिए, बीटा किरणों के 2 गुण को लिखिए। बीटा किरण के 2 गुण है, उसको लिखना है। आगे देखिए, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 5.2 × 10⁻³ प्रति वर्ष है, उसकी अर्ध आयु क्या होगी। देखिए, 1 वर्ष में वो इतना होता है नियतांक क्षय, तो उसका अर्ध आयु बताना है कितना होगा। एक रेडियो सक्रिय नाभिक निम्न ढंग से क्या है, क्रमानुसार क्षय करता है, ठीक है। ए जब एक अल्फा कण इसमें क्या होता है बाहर निकलता है तो A1 हो जाता है, फिर बीटा कण जब निकलेगा तो क्या होगा देखिए A2, फिर गामा निकलने पर A3। तो बताना यदि नाभिक ए के लिए परमाणु संख्या व द्रव्यमान 92 और 238, मतलब सीधे सीधे ये यूरेनियम है, यूरेनियम कितना है 238 और 92 है, ठीक है। तब बताना है तो नाभिक A3 के लिए संख्या का मान, A3 का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यूरेनियम चला, अल्फा कण निकलेगा तो क्या होगा, फिर बीटा निकलेगा, फिर गामा, तो क्या होगा। जैसे देखो अल्फा कण का क्या होता है 2He4, तो यहाँ पर जो आएगा देखिए वो क्या होगा 90 वाला रहेगा, और ये घट करके 200 कितना आ जाएगा 234 जो पदार्थ आएगा। फिर ऐसे ही इसमें बीटा कण निकलेगा फिर वो, तो ये बताना है आपको, ठीक है। आगे देखिए भाई, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न के उपयोग का वर्णन कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या उपयोग होता है, शीतलक का क्या उपयोग होता है, नियंत्रक, इन तीनों को क्यों लगाया जाता है इसका उपयोग बताना है, ठीक है। फिर अल्फा किरण के 2 गुण को लिखिए, अल्फा किरण के 2 गुण बताना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
सौर सेल को समझाइए, सौर सेल क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है। और द्विआधारी संख्या पद्धति को समझाइए कि द्विआधारी संख्या पद्धति क्या होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है ये बताना है। फिर देखिए नेक्स्ट, नॉट तथा आर गेट के सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखिए। नॉट गेट, आर गेट का सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक भी बताना है, ठीक है। आगे देखिए, नंद गेट मतलब वही है, देखिए भाई गेट ही है, ठीक है, द्वारक मतलब गेट। गेट को समझाइए, नंद गेट क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यन प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। यन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, जिसमें पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं ऐसे, ठीक है। फिर अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, अर्धचालक क्या होता है ये बताना है भाई। नेक्स्ट देखिए क्या है, आर गेट तथा एंड गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखिए। आर गेट और एंड गेट का सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक लिखना है। उसके बाद देखिए, नंद गेट और नॉर गेट की सत्यता सारणी भी बनाना है। नंद गेट और नॉर गेट का भी सत्यता सारणी बताना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नंद गेट का संकेत क्या होता है ये बताना है, केवल संकेत बना देना है, ठीक है। नंद गेट का क्या संकेत होता है। अगला देखिए, दिए गए नंद गेट, देखिए यहाँ पे आ भी गया नंद गेट, यहाँ पे देखिए नंद गेट का पूछा संकेत यहाँ पे आ गया। दिए गए नंद गेट का सत्यता सारणी लिखिए, निर्गत निवेश, इसका सत्यता सारणी लिखना है। ये नंद गेट हो गया, इसका सत्यता सारणी लिखना है। नेक्स्ट देखिए, एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप में कोटर होता है, होल, ठीक है। एन टाइप में पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं, पी टाइप में त्रिसंयोजी, ये लिखना है अंतर। फिर देखिए, आयन मंडल क्या है, आयन मंडल किसे कहते हैं ये बताना है भाई कि आयन मंडल क्या होता है, ठीक है। अगला देखिए, संचार व्याख्या में संचालन के 3 विभिन्न मोडों को लिखिए। संचार व्यवस्था में संचालन के 3 मोड बताना है, कौन कौन सा होता है संचालन का तरीका, ठीक है। टीवी संकेत के प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं 2 बिंदुओं को व्यक्त कीजिए। टीवी संकेत का प्रेषण जो होता है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से बिंदु है ये बताना है, पॉइंट। आगे देखिए, मॉड्यूलन को परिभाषित करें, इसके प्रकारों को लिखिए। मॉड्यूलन को क्या करिए, परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार को लिखना है। फिर आयाम मॉड्यूलन क्या है समझाइए, आयाम मॉड्यूलन क्या होता है, ठीक है। और क्या देखिए लास्ट में, आवृत्ति मॉड्यूलन को समझाइए। आवृत्ति मॉड्यूलन क्या होता है और आयाम मॉड्यूलन। तो ये देखिए आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे जो कि बिहार बोर्ड में इसी में से आएंगे। अगर आप ये पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं जितना क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, तो आपको इसके बाहर 2 नंबर वाले कहीं नहीं आने वाले हैं। इसके बाद 5 नंबर वाला भी बताएंगे। लेकिन अगला वीडियो और इसका सैल्यूशन आपको मिलेगा, कब मिलेगा, जब आप भाई लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तब दिल से लाइक करना है। एक बार सभी लोग देखिए लाइक करके, लाइक की संख्या 2500 से ऊपर लाइक कराइए, ठीक है भाई। 2500 से ऊपर जब लाइक हो जाएगा, आप लोग कर देंगे, 2500 से अधिक लोग लाइक कर देंगे, तो इसका सैल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सैल्यूशन तब मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट में। अगला 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।